हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्नोफिलिक। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने एक कंप्यूटर एग्ज़ाम की सोल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने CGPT 2023 का फिज़िक्स का फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आपने शायद देखा भी होगा और आपको कुछ अच्छा लगा भी होगा। तो इसी सीरीज़ में हम उस फिज़िक्स का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम इस वीडियो में बचे हुए रिमेनिंग 25 क्वेश्चन CGPT के सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट एनी लेट, लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन ये है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस इफ़। आपको ये बताना है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन पे होता है। ये हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। ये बहुत बार हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका आंसर होना चाहिए, आप बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर होना चाहिए बेस्ट ऑप्शन सूटिंग इज दिस, ऑप्शन सी, लाइट गोज फ्रॉम ऑप्टिकल टेंसर टू रेडियल मीडियम। ये हमें पहले ही पता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है इसके बारे में, है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ends of rods of length L and radius R of same material are kept at same temperature. Which one of the following rods conducts most heat per second? ये फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया है हमारा? ये फॉर्मूला आया हुआ है Q, एक मिनट, Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा फ्रेंड्स, है ना। ये फॉर्मूला अगर देखा होगा आपने, तो डी एक्स क्या है? लेंथ है। डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है और ए इज़ द एरिया। इट इज़ रॉड है तो पाई आर स्क्वायर होगा। तो क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इज़ क्या हीट फ्लोइंग पर सेकंड, या पावर के लीजिए। क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। मतलब एल की वैल्यू ज़्यादा कम होगी तो क्यू ज़्यादा होगा, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एल की वैल्यू, तो हीट कंडक्शन ज़्यादा होगा। तो इन तीनों में आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? आर की वैल्यू ज़्यादा है और एल की वैल्यू कम है। इसमें ही दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको, है ना। तो इस तरह ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m moving in a horizontal circle of radius r under a centripetal force equal to minus k by r square, where k is a constant. Total energy of the particle. आपको टोटल एनर्जी निकालना है फ्रेंड्स, है ना। टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी? टोटल एनर्जी होती है के ई प्लस पी ई। इसको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको इंडिविजुअली के ई और पी दोनों ही कैलकुलेट करने होंगे। कैसे करेंगे? हमें पता है के ई होता है, के ई क्या होता है फ्रेंड्स? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई आर दिया हुआ। सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको के अपॉन के अपॉन आर स्क्वायर दिया, फोर्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ से आपको काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? इंटू टू, हाफ, दोनों साइड हाफ से डिवाइड कर लीजिए और इंटू आर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू आर से मल्टीप्लाई करेंगे, आर आर कैंसिल, तो ये हो गया आपको। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो आ गया के बाई टू आर। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी के बाई टू आर। सिमिलरली पोटेंशियल भी निकाल लेंगे हम। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हमें पता है एफ इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल आर होता है, या डेल यू अगर निकालें हम तो और हम डेल यू निकालें यहाँ से, और डेल यू हो गया हमारा माइनस एफ डॉट डी आर, और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमारा यू मिल जाएगा हमको। हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको यू मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो अगर हम इसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके, तो हमको यू की वैल्यू मिलती है
माइनस के बाई आर। अब आपको क्या करना है, के ई प्लस पी कर लेंगे, के ई प्लस पी दोनों को सम कर लेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलती है, याद रखिए ये डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने करके बता दिया। इसका आंसर आता है डी माइनस के अपॉन 2r, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 29th, द एरो मार्क्ड इन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट, मतलब एरो मार्क जो है सिंबॉलिक में आपको देखा होगा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, अगर आपको याद हो मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ऐसा, या तो आपने ऐसा भी देखा होगा और आपने देखा होगा ऐसा, है ना। तो ये दोनों ही, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। सिमिलरली ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमीटर है। मतलब एमीटर बेस रीजन कॉमन है दोनों में, एमीटर रीजन, ठीक है। एमीटर रीजन तो ऑप्शन में है ही, पर आपको कंफ्यूजन होगा किससे से कहाँ फ्लो हो रहा है। ये फ्लो करता है, शो करता है फ्रेंड्स, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट शो करता है एरो, और हमेशा पी टू एन ही शो करता है, हमेशा पी टू एन ही शो करता है। तो पी टू एन शो कर रहा है और एमीटर रीजन है, तो पी में क्या मेजॉरिटी चार्ज रहते हैं, होल्स रहते हैं, और एन में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स शो कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका, ठीक है। नेक्स्ट 30, द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज एच न्यू नॉट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन दिस मेटल, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ, किस कंडीशन में होगा फ्रेंड्स, ये हमें पता होना चाहिए। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहे कोई भी कंडीशन हो, हम जनरल फार्मूला क्या होता है हमारा, जनरल फार्मूला होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू पाई प्लस एच न्यू नॉट होता है ना, ये तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर आपने मिनिमम कंडीशन को हमेशा स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमको याद होना चाहिए। इसका आंसर, करेक्ट आंसर है दिस, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 30, नेक्स्ट 31, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सिंपल सा, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, आपको बस वैल्यू रखनी है। आपको पता है आई होता है फॉर मोमेंट, आपको सॉलिड स्फीयर याद होना चाहिए, ये होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या इसने मास रख दिया, आपका स्फीयर है तो मास डेंसिटी दी हुई है, तो डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, या मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब मास का वैल्यू वो रख दिए, वैल्यू रख दीजिए 2/5 इंटू 4/3 पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब रो, ये आर स्क्वायर तो था पहले से, एम आर स्क्वायर का, तो रो आर 5 तो कॉमन हो गया इसमें, रो आर 5 तो सब में है, आपको दिख रहा है इसमें। तो अब इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 105, नीचे आ गया 105 नीचे किस में आ रहा है फ्रेंड्स, 15 इंटू 7, 105 सिर्फ एक में ही आ रहा है, ए ऑप्शन। तो आंसर हो गया 176/105 रो आर 5, डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं था करना था इसमें बस, ठीक है। Next, a particle moves on x-axis according to the equation x is equal to a plus b sin omega t. The motion in association is with amplitude. Again, direct formula भी simple question, कुछ भी नहीं रखा है इसमें। आपको याद रखना है, हमें पता है x is equal to x नॉट, y is equal to x equal to x नॉट sin omega t, ये हमारा वेव का इक्वेशन है। इसमें x नॉट हमारा एम्पलीट्यूड होता है, इसमें a एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये a एक्स्ट्रा टर्म दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम इंटरसेप्ट मान सकते हैं, जैसे इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन में होता है इंटरसेप्ट जैसा, तो शिफ्टिंग बाय अमाउंट ऑफ ए वैल्यू, बस यही है। बाकी स्टैंडर्ड हमारा एम्पलीट्यूड हमेशा जो साइन कंपोनेंट के साथ होता है वही होता है हमारा एम्पलीट्यूड। तो इन दिस केस ऑल्सो सेम वैल्यू, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए जंक्शन ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाइपोलर डिवाइस बिकॉज इन इट, सिंपल, अगेन जंक्शन ट्रांजिस्टर का डायग्राम कैसे होता है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, ठीक है, एन पी एन, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ,
एनपीएन भी होता है, पीएनपी, दो होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। मैंने एनपीएन का एग्जांपल लिया। तो आपको अगर ध्यान से देखेंगे इसमें वैसे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों सिमिलर दिख रहे हैं, बट आपको मोस्ट बेस्ट पॉसिबल आंसर चूज़ करना है, बेस्ट पॉसिबल आंसर बताना है। इसका बाइपोलर डिवाइस क्यों बोला जाता है इसको? जब बाइपोलर की बात हो रही है आपको बताना होगा कि ऐसा क्या जंक्शन या टर्मिनल्स कुछ मिलते हैं, जंक्शन मिलते हैं क्या, ठीक है। नो टर्मिनल्स, ये तो गलत आंसर हो गया, तो आपको बचा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर आपको जब बोला जाएगा बेस्ट आंसर बताने के लिए, देयर आर टू जंक्शंस। देखिए एक जंक्शन ये दिख रहा है बिटवीन एन एंड पी, और दूसरा जंक्शन आप बोल सकते हैं पी एंड एन। बाकी आंसर तो है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलते हैं ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। Next 34. A particle is kept at rest at a distance r equal to Earth's radius above the surface of Earth. Minimum which it should be projected to so that it doesn't return is, इसको हमें पता है, इसको डायरेक्ट अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऐसी कौन सी वेलोसिटी होती है जिससे आप प्रोजेक्ट करोगे तो ताकि व्हीकल या ऑब्जेक्ट वापस ना आए, उसे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला होता है वीपी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर। अब और जनरली ये आर होती है जब सरफेस पे रखा है, जब आपने सरफेस से ऊपर कर दिया ऐसे वैल्यू तो क्या होगी 2gm अपॉन आर प्लस आर इक्वल, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वल टू अर्थ रेडियस, तो आर प्लस एच की जगह, एच की जगह आप ये एच है, एच की जगह आप रख दीजिए आर वैल्यू, तो 2r हो गया आंसर इसका, ठीक है। 2r हो गया और स्क्वायर कर लीजिए, 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा √2gm अपॉन आर। तो क्या बचेगा इसके इसमें √2 अपॉन आर। बट ऐसा तो क्वेश्चन में दिया नहीं है ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जी के टर्म में दिया हुआ है, और जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी होता है gm/r², ये याद रखना है हमको, gm/r² रखना है हमको, ठीक है। gm/r² के टर्म में अगर रखें आंसर हम सॉल्व करें तो आपको इसमें हमारा आंसर आया था √gm/r आया था, तो r ऊपर नीचे r मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा आंसर आपका √/gr आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 35. द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। इसमें फॉर्मूला क्या है इसका फ्रेंड्स? देखिए फॉर्मूला अगेन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। डॉपलर फ्रीक्वेंसी एफ होता है f0 ब्रैकेट वेलोसिटी स्टैंडर्ड वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। देखिए इसमें किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंड सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, सेपरेशन पे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेपरेशन में डिपेंड करता है, सेपरेशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर इज द करेक्ट आंसर। 36. ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस, अगेन वेरी सिंपल, ये आप सोचोगे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है क्या? देखिए ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। कन्फ्यूज मत होइए, दिखाने के लिए दिखा हुआ इतना बड़ा सेंटेंस, करना कुछ नहीं है, एक लाइन बना लीजिए, ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, वेज बना लिया, वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है, हमने कई बार सॉल्व किया इसको। लॉज ऑफ मोशन में सॉल्व करने का फंडामेंटल तो यही होता है, एक मास mg नीचे आ रहा है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो अगर हम कंपोनेंट पे डिपेंड करें तो ये mg cos थीटा होता है ना, mg cos थीटा होता है। इसका नॉर्मल जो होता है विल बी इक्वल टू मास दिस, ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज, वही हमें क्वेश्चन में बताना था, ये हो गया n, और n होता है हमारा mg cos थीटा, सो n हो गया हमारा mg cos थीटा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, कितने बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, v इज इक्वल टू होता है k/r, तो क्या से कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डिस्टेंस, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 38. ट्रांसफार्मर इज यूज्ड, अगेन फंडामेंटल, इससे इजी क्वेश्चन आपको छोड़ बताओ, ठीक है। बी
39. Two simple pendulums begin to swing simultaneously. The first pendulum makes 9 oscillations when the other makes 7 oscillations. देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू होता है T इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G, है ना. T इज इक्वल टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G, या स्क्वायर रूट ऑफ L हो गया, है ना. T हो गया स्क्वायर रूट ऑफ L, सो T इज प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ L हो गया, या L इज इक्वल टू T स्क्वायर हो गया L1 बाई L2. तो L1 बाई L2 क्या हो जाएगा रेशियो, L1 अपॉन L2 का रेशियो हो जाएगा T1 अपॉन T2 का स्क्वायर, और T1 दिया हुआ 9, T2 की वैल्यू 7, तो 9 स्क्वायर बाई 9 अपॉन 7 का स्क्वायर, 9 अपॉन स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 81 अपॉन 49. ठीक है, तो 81 अपॉन 49 किस में दिया हुआ है, C. C इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट 40. द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I in a long straight wire will be proportional to, ये भी कोई क्वेश्चन है. B. 41. The sides slits in a Young's double slit experiment have equal width and source is placed symmetrically with respect to slits. क्या सोल्यूशन होगा उसका, देखिए स्लिट, जब भी स्लिट वाला क्वेश्चन आता है, ये स्लिट S1, ये स्लिट S2, ये डिस्टेंस दोनों स्लिट के आपस का स्मॉल d, स्लिट और स्क्रीन का डिस्टेंस कैपिटल D, है ना. और सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमम फ्रिंज, इस पर हम कहते हैं, अगर हम I मान लें, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन I0 दिया हुआ है. I0 की वैल्यू होती है जब दोनों स्लिट्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए. जब दोनों स्लिट साथ में काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू होती है 4I1. ठीक है. और इस केस में जब एक स्लिट को क्लोज, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एक स्लिट क्या किया है, क्लोज कर दिया गया, एक स्लिट, वन और स्लिट इज क्लोज बोल रहा है. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हमको सिर्फ एक ही स्लिट ऑपरेटिंग है, एक स्लिट क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, ये स्लिट एक को सिर्फ ऊपर है, ये स्लिट है. इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू, मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होती है I0 इज इक्वल टू I1. तो पिछले केस में क्या था, 4I1, तो 4I1 से इस केस में I1 मतलब कितना डिक्रीज हो गया, इंटेंसिटी का I0 का 4th पार्ट डिक्रीज हो गया. सो I0 बाई 4th पार्ट जो है वो डिक्रीज हो गया. तो अब इस केस में हो गया आंसर आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स. ठीक है. नेक्स्ट, masses of the blocks A, B and C shown in figure are MA is equal to 4 kg, MB is 2 kg and MC is 3 kg respectively. The mass of the movable pulley is 1 kg. The acceleration of the block A is, इस केस में आपको एक्सेलरेशन बताना है. तो आप क्या होगा एक्सेलरेशन इसका, बहुत सिंपल, अगेन कुछ नहीं है, सिर्फ ए की वैल्यू रख दीजिए. फॉर्मूला होता है मास ऑफ ए की एक्सेलरेशन, मास ऑफ ए 4 kg, नेट ए की वैल्यू यहाँ करते हैं, मास ऑफ ए हो गया, मास ऑफ ए 4 प्लस वो दो कंबाइंड मासेस हैं, उनका वो पैरेलल में अगर ले आए वैल्यू उसका, m1 प्लस m2g अपॉन m1 माइनस m2g, m1 प्लस m2g अपॉन m1 इंटू m2g, तो 3 प्लस 2 अपॉन m1 इंटू m2 6g, ये दोनों का वैल्यू हो गया 6g. तो 4 प्लस 5/6g हो गया आंसर इसका. ठीक है. नेट एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू 4 प्लस 5/6 हो गया 29/6g. तो ये फिलहाल ए का नहीं है, ये नेट एक्सेलरेशन ए बाई, अब इस 29/6g में आपको क्या करना है, प्लस MBG का मास को मल्टीप्लाई करेंगे, MBG ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, MBG नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका वैल्यू क्या जाएगा 29 - 20, MBG का वैल्यू 2 है, 2 × 10 20,
तो 29 माइनस 20 हो गया ऊपर का 9 और 29 प्लस 20 हो गया 49। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9G/49 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 43 कैपेसिटेंस ऑफ 3 कंडेंसर्स आर 1, 2 एंड 3 माइक्रोफेराड। सेकंड एंड थर्ड सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं रखा इसमें। क्या करना है आपको सीरीज होगी, आप खुद समझ जाओगे। सीरीज ऐसा दिया हुआ है 2, 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 1। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। 2 फर्स्ट कंडेंसर। ठीक है, तो 2 और 3 का पैरेलल क्या होता है, 2 इंटू सीरीज के कंडेंसर इन पैरेलल होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। सो 1/c, तो C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3। तो क्या हो जाएगा इसका 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 6/5। 1 प्लस 6/5 हो गया 1 प्लस 6 अपॉन 5 हो गया 5 प्लस 6 11/5 हो गया। तो क्या हो गया 11/5 या 2.2 माइक्रोफेराड। 2.2 किस में आ रहा है आंसर आपका, 2.2 आ रहा है इस ए में। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया 44 द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोटॉमिक gas from 273 Kelvin to 373 Kelvin when no work is done. Again applying first law में क्या कहता है हमारा फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस केस में डेल्टा डब्ल्यू 0 बोल रहा है। ठीक है, तो बचा आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, और डेल्टा यू होता है हमारा, हमको डेल्टा यू होता है एन सी वी डी टी। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सी वी होता है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सी वी की वैल्यू होती है इंक्लूडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 NR। ठीक है, F/2 NR होता है। एन की वैल्यू 1 रख दें, 2 क्वेश्चन में दिया हुआ 2, तो एन की वैल्यू 2 इंटू F/2। एफ मोनोटॉमिक गैस के लिए F होता है 3/2 इंटू R, और डी टी मीन्स टेम्परेचर ग्रेडियंट। 373 माइनस 273 ये हो गया 100। तो 2 कैंसिल, 100 इंटू 3 300 R। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 300 R क्या हो गया इसका, ए इज़ द करेक्ट आंसर। फॉर नेक्स्ट 45 द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल इन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए इन 1 टाइम पीरियड इज। ये तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। देखिए एक एम्पलीट्यूड क्या हुआ है, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये एक एक्सिस है, ये पार्टिकल नेट डिस्टेंस यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अगेन यहाँ गया, फिर यहाँ है आई, इतना। तो ये A2 द डिस्टेंस मूव्ड बाय ए पार्टिकल इन सिस्टम ऑफ एम्पलीट्यूड इन वन टाइम पीरियड, मतलब ये यहाँ से ये पूरा ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ यहाँ से। ठीक है, तो आपको टोटल कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं ये A है, तो A प्लस A 2A, 2A 3A, A से वापस आया 4A। तो याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, याद रखिए एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस टोटल ट्रैवल करता है वो होता है 4A। ठीक है, नेक्स्ट 46 विच डिवाइस इज यूज टू मेजर करंट। ये किसको नहीं पता, कमेंट करके बताओ किसको नहीं पता। ठीक है, कमेंट करके बताओ किसको नहीं पता। 47 द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डिपेंड्स ऑन। ये अगेन ये भी कमेंट करके बताओ किसको नहीं पता। सी होता है हमारा, सी होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, अब आप आंसर बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h ऑन ए प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द top of a vertical spring. The platform is displaced by your distance x, by a distance x. The spring constant of the spring is। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए mg एक हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है mg h प्लस x। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द स्प्रिंग। इस हाइट से ड्रॉप करने का इक्वल टू दोनों का, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों के पोटेंशियल्स को इक्वेट कर दीजिए। स्प्रिंग किस पोटेंशियल से ड्रॉप कर रहा है नीचे इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर।
इसको आप इक्वेट कर दें, इसको कुछ सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें और कुछ नहीं रखा है। बड़े लाइंस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें, सिर्फ इसको वैल्यू रख देना है एक लाइन में, तो के की वैल्यू मिल जाएगी। के की वैल्यू होगी इस एक्स स्क्वायर को यहाँ 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से नीचे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा आपका आंसर, के की वैल्यू 2mg h प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो किस में मैच कर रहा है, 2mg h प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, किस में मैच कर रहा है आपका आंसर, ऑप्शन ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी। बताइए फ्रेंड्स कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर आप लोग आपको खुद कमेंट करके बताना होगा। लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपका आंसर नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ, आपका हिंट देता हूँ, इसका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। आप कौन सा फ्रैक्शन, आपको 2 फ्रैक्शन दिख रहा है, आप बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स ऑन। देखिए स्पीड ऑफ साउंड की इसका लॉजिकल आंसर होगा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको स्पीड ऑफ साउंड की जब भी बात करें आपको याद रखना होगा, कॉन्सेप्ट यही है, किस पर डिपेंड करता है, दोनों पर डिपेंड करता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एज वेल एज द इनर्शिया प्रॉपर्टी। ये स्पीड ऑफ साउंड जो है बोथ में डिपेंड करता है, दोनों पर ही, इलास्टिक एज वेल एज इनर्शिया प्रॉपर्टी। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये फिजिक्स ये कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।